नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप अपनी पिछली कक्षाओं में 2 पाठ पूरे कर चुके हैं। जी हाँ, एक गद्य में और एक पद्य में, एक प्रोज में और एक पोइट्री में। गद्य में आप दुख का अधिकार पूरा कर चुके हैं और पद्य में आप रायदास के पद पूरे कर चुके हैं। आज की कक्षा में ना कोई गद्य होगा ना कोई पद्य होगा, फिर क्या होगा? जी हाँ, आज की कक्षा में हम व्याकरण करेंगे बच्चों। व्याकरण ग्रामर। आज की कक्षा में हम ग्रामर करने जा रहे हैं। ग्रामर की क्यों आवश्यकता होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है। जिस भी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा के व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? ताकि हम भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सकें। व्याकरण जो है भाषा के शुद्धतम प्रयोग के लिए आवश्यक होता है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में आप जिस भी भाषा का आप प्रयोग करते हैं उसके लिए उसका व्याकरण जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी आपकी द्वितीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, हर जगह बोली जाती है, हर जगह आसानी से समझी जाती है, तो इसके व्याकरण को जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए मेरे साथ व्याकरण की कक्षा में। बच्चों, ध्वनि जो है प्रत्येक भाषा का मूल होती है, यानी कि किसी भी भाषा का जन्म जो है ध्वनि से ही होता है। जिन अलग अलग चिन्हों में ध्वनि का अंतर पहचाना जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, अंग्रेजी में वर्ण को अल्फाबेट्स कहते हैं। ध्वनि ही लिखित रूप में वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के विषय में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि आप अपनी पिछली कक्षाओं में, मतलब बचपन से जब आप पढ़ते आ रहे हैं, आप वर्णों के बारे में जान चुके हैं। यानी कि यहाँ पर हम केवल जो है, जो हमारा जो ग्रामर का जो विषय है शब्द और पद, उसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। हमारे व्याकरण का विषय है शब्द और पद। जानते हैं बच्चों शब्द क्या है पहले? हाँ, शब्द देख लीजिए बच्चों, एक स्लाइड मैंने आपको शेयर की है। शब्द की पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक से अधिक वर्ण यानी कि अल्फाबेट्स, एक से अधिक जब अक्षर ये मिल जाते हैं आपस में और मिलकर एक सार्थक वर्ण बनते हैं, एक सार्थक वर्ण बनते हैं, यानी कि एक मीनिंगफुल, सार्थक का अर्थ होता है मीनिंगफुल बनते हैं। तब जो ये समूह होता है, तब जो ये लेटर्स का जो ये ग्रुप होता है, तब हम इसे शब्द कहते हैं, यानी कि हम इसे वर्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने जैसे कि दिया है सोहन, खीरा, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। अतः ये कहा जा सकता है कि शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं। समझ में आया बच्चों? शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द जो है वो सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहती हूँ गुलाब, सूर्य, प्रेमचंद, तो आपको समझ में आ गया। गुलाब यानी कि मैं फूल की बात कर रही हूँ, सूर्य की बात कर रही हूँ, प्रेमचंद की बात। लेकिन अगर गुलाब के बदले अगर मैं कहती हूँ लाबगु, अगर मैं गुलाब के बदले अगर मैं कहती हूँ लाबगु, तो ये क्या कोई अर्थ बनता है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। यानी कि कहने का मतलब क्या है? शब्द जो है सार्थक वर्ण, सार्थक यानी कि मीनिंगफुल वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द जो है स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि शब्द जो है इंडिपेंडेंट होता है। जब भी आप अपनी डिक्शनरी में देखते हैं, आप अपने शब्दकोश में देखते हैं, तब आप शब्दों का स्वतंत्र रूप देखते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है। जब सारे वर्ण आपस में मिलकर एक मीनिंगफुल, कोई एक मीनिंग हमें देते हैं, कोई एक अर्थ हमें प्रदान करते हैं, तब ये जो है क्या कहलाता है बच्चों? ये शब्द कहलाता है। और इसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से होता है। हम इसे स्वतंत्र रूप से ही इसका प्रयोग करते हैं।
यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ और समाज में इसकी स्वीकृति अवश्य होती है बच्चों। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से ध्वनियों का गुच्छा है, सार्थक मेल से बना ध्वनियों का गुच्छा है, जिसका अर्थ जो है समाज में मान्य होता है। यानी कि अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर मैंने यहाँ पे और एक जो आपके स्लाइड में जो मैंने शब्द दिए हैं उसमें अगर मैं ले लेती हूँ खेलता, तालखे, तालखे अगर मैं कहती हूँ तो ये जो है समाज में मान्य नहीं है, नहीं समझेंगे लोग, इसको नहीं समझेंगे। तो क्या कह रही हूँ मैं कि जिसका अर्थ जो है समाज में मान्य है, लेकिन हम शब्द के माध्यम से अपनी बात जो है दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते बच्चों। क्या सिर्फ हम शब्दों में बात कर सकते हैं? नहीं, शब्दों में हम बात नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए हमको? उसके लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है ना बच्चों? उसके लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम देखते हैं। हाँ, जिस वाक्य की बात मैंने कही उसी वाक्य पर हम बात कर रहे हैं बच्चों। अगला जो विषय है वह है पद। मैंने आपको कहा कि शब्द जो है वर्णों का सार्थक मेल होता है, स्वतंत्र होता है। पद क्या होता है? देखिए बच्चों, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह पद बन जाता है। समझ में आया बच्चों? जब कोई भी शब्द जो है स्वतंत्र न रहकर, यानी कि इंडिपेंडेंट न रहकर वाक्य में, जब हम उसको सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, तब जो स्वतंत्र जो शब्द था, जब वो सेंटेंस में फ्रेम हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है? तब वो पद बन जाता है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने दो ये वाक्य दिए हैं आपको। सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। अगर मैं इसमें से अगर मैं कहती हूँ, सिर्फ मैं कहती हूँ सीता, तो ये सीता जो है क्या है? ये शब्द है। लेकिन इस सीता को मैंने क्या किया है? इस वाक्य में प्रयोग किया है। क्या कहकर प्रयोग किया है? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि सीता क्या कर रही है? सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। व्याकरण के नियमों में बंध गया है ये। गाती है क्या है? क्रिया है। रक्षा करना क्या है? क्रिया है। सीता क्या है? संज्ञा है। ईश्वर क्या है? संज्ञा है। यानी कि जब कोई भी शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द जो है पद बन जाता है। और व्याकरण के इसके क्या क्या नियम होते हैं? पूरे व्याकरण के नियम इसमें लागू होते हैं। कारक है, वचन है, लिंग है, सर्वनाम के पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इत्यादि जो भी सारे नियम है, व्याकरण के सारे नियमों में बंध कर शब्द जो है पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद होते हैं। समझ में आया बच्चों? सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे, भगवान भला करे। ये सारे क्या हैं? ये सारे पद हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद बन जाते हैं। शब्दकोश में तो शब्द और उनके अनेक अर्थों का भंडार होता है बच्चों, लेकिन स्वतंत्र शब्द सीमित अर्थ ही बता सकता है। समझ में आया? स्वतंत्र जो शब्द होता है, जैसे सीता है, ईश्वर है, ये हमको एक सीमित अर्थ ही बता रहा है। सिर्फ सीता एक नाम है, एक लड़की का नाम है, ईश्वर है, ठीक है ना? एक सीमित अर्थ ही बता रहा है, हमें उसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द के साथ व्याकरण के जब नियम जुड़ जाते हैं, तो ऐसी दशा में जो क्या करते हैं, वो एक विशेष अर्थ हमें देने लगते हैं। तो ये जो विशेष अर्थ जो हमें दिया जाता है, इसी दशा को कहते हैं पद। इसी दशा को कहते हैं पद, यानी कि शब्द की इसी दशा या रूप को पद कहा जाता है। हाँ, तो बच्चों अपनी इस अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि शब्द और पद एक ही जगह पर है।
इस एक ही जगह पर शब्द और पद को रखकर हम इसको और भी अच्छे ढंग से जो है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि शब्द जो है वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं और सार्थक होते हैं, सार्थक यानी कि मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन पद जो है पदों का वाक्य में प्रयुक्त होता है। पद जो है वाक्य में प्रयोग होता है। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, देखिए बच्चों अगली स्लाइड में देखिए। हाँ, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, पहले मैंने एक शब्द दिया है गुलाब, फिर फूल, फिर सुंदर। इन्हीं शब्दों को जब मैंने वाक्य में प्रयोग किया, गुलाब का फूल सुंदर है, तो ये क्या हो गया, ये जो शब्द यहाँ पर जो शब्द थे, यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये यहाँ पर ये गुलाब यहाँ पे पद बन गया, ये फूल यहाँ पे पद बन गया, ये सुंदर यहाँ पर पद बन गया। कहने का अर्थ यही है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद जो है वही स्वतंत्र शब्द जब उनका वाक्य में प्रयोग होता है तब वे पद बन जाते हैं। अगला वाला देखिए बच्चों, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, यानी कि शब्दकोश में अगर आप जाएं तो आप सिर्फ उसका अर्थ जानते हैं। शब्दकोश में आप क्या करते हैं, आप शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पद का व्याकरणिक परिचय होता है, यानी कि पद का व्याकरणिक परिचय यानी कि पद में ये शब्द गुलाब, गुलाब क्या है, एक फूल है, कैसा है, सुंदर फूल है। तो यहाँ पर हम इसका परिचय कैसे जान रहे हैं, गुलाब की विशेषता कैसे है, सुंदर। फिर गुलाब कौन सा फूल है, एक संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह से जो है पद में जो है उसका व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। शब्द तीसरे में देखिए बच्चों, शब्द जो है सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। सार्थक जिनके अंदर मीनिंग होता है, निरर्थक जो मीनिंगलेस होते हैं, यानी कि वे मीनिंगलेस शब्द, वे निरर्थक शब्द जो समाज में मान्य है। जैसे मैंने कहा रोटी शोटी चाय वाय, वाय मान्य है, रोटी शोटी चाय वाय ये मान्य है। लेकिन अगर मैं कमल का ल म क अगर मैं कहती हूँ तो ये मान्य नहीं है। ये सार्थक शब्द ही होना चाहिए जो समाज में मान्य है। निरर्थक वे शब्द हैं जो समाज में मान्य है। तो वे शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। वाक्य में प्रसंगानुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। कैसे, इसको और भी अच्छे से हम इस स्लाइड में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए दूसरे वाक्य में मैंने दिया है बच्चों आपको कि मीना अच्छी लड़की है, मीना अच्छी लड़की है। दूसरे वाक्य में अच्छों से रहा करो, एक ही तरह के शब्द हैं, अंतर है दोनों में। क्या है, पहले वाक्य के शब्द में अच्छी जो है लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण पद हो गया। दूसरे वाक्य में अच्छों से रहा करो, ये संज्ञा हो गया। ये मैं किसके लिए कह रही हूँ, अच्छों लोगों के लिए। अच्छे लोग ना कहकर अच्छे लोगों के लिए मैं एक ही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, क्या कहकर, अच्छों। तो ये अच्छों जो है यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, संज्ञा पद हो गया, यानी कि प्रसंग अनुसार ये अच्छी यहाँ पर अच्छों हो गई, ये अच्छी यहाँ पर अच्छों हो गई, यानी कि प्रसंग अनुसार पद जो है प्रसंग अनुसार वाक्य में अनेक अर्थ देता है। चौथा वाला देखिए बच्चों, शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते। शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते, लेकिन पद पर लिंग, वचन, काल आदि का जो है प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पे मैंने तीसरा वाक्य जो आपको दिया है यहाँ पर, ये है यह मेरी पुस्तक है। मैंने क्या कहा कि शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते। यह शब्द को अगर मैं अलग रखकर अगर मैं कह रही हूँ तो मैं कहूंगी कि यह शब्द है, लेकिन जब यह शब्द जो है इस वाक्य में आ गया तब इस पर व्याकरण के कई सारे नियम जो है चिपक जाते हैं, कई सारे व्याकरण के नियम इस पर लागू हो जाते हैं। कैसे, देखिए, यह जो है क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, यह एक वचन है, किसके लिए, एक पुस्तक के लिए कहा जा रहा है, तो ये एक वचन है। यह जो है पुल्लिंग शब्द है, तो देखिए एक यह के साथ व्याकरण के कितने नियम, सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, व्याकरण के कितने नियम इस पे जो है लागू हो जाते हैं। शब्द के साथ ऐसा नहीं होता है। फिर अगर हम आ जाए मेरी के लिए, तो मेरी क्या है, एक संबंधवाचक शब्द है। फिर मेरी जो है एक वचन है, मेरी एक वचन है, और अगर सर्वनाम के लिए ऐसा कहा जाए तो ये उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए एक मेरी के साथ संबंधवाचक है, सर्वनाम है, एक मेरी के साथ कितने सारे व्याकरण के नियम जुड़ गए हैं। वैसे ही अगर आप पुस्तक के लिए आ जाए तो पुस्तक जो है एक
जातिवाचक संज्ञा शब्द है, एक वचन है, पुल्लिंग है। एक पुस्तक के साथ देखिए व्याकरण के कितने नियम लागू हो गए हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पद पर जो है व्याकरण के सारे नियम जो है लागू हो जाते हैं। व्याकरण जो भी आपने जो भी व्याकरण पढ़ा है बच्चों अभी तक, वो सारे व्याकरण के नियम जो है पद पर लागू हो जाते हैं। और भी अगर इसको सरल ढंग से अगर हम बताने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तब पद बन जाते हैं। समझ में आया बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि इन्हीं शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये पद बन जाते हैं। तो ये था बच्चों शब्द और पद का अंतर। हमने आज की अपनी कक्षा में शब्द और पद को जाना। आशा करती हूँ कि आप सबने इसको जो है भली भांति समझा है बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।